एवरीवन, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल देखिए रखा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है? वर्क को है ना प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, इन सब इसमें वर्क को डिवाइड करना है। और ये वर्क करने के लिए एम्प्लॉय को असाइन करने कैसे करना है? ये वर्क करने के लिए एम्प्लॉय को असाइन करना है एज़ पर देयर स्किल्स एंड एज़ पर देयर क्वालिटी। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और टीम का गोल अचीव हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, देखे रखा है यहाँ पर, दी वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स जैसे टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। वर्क को है ना टेक्निकल, फाइनेंशियल, इन सब हिस्सों में डिवाइड करना है। इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉयज़ एज पर देयर स्किल्स एंड क्वालिटी। और ये वर्क करने के लिए एम्प्लॉय को असाइन कैसे करना है? मतलब उनको ये कैसे करना है, निवड़ना कैसे है? तो फिर उनको असाइन निवड़ना है एज़ पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज़। तो इससे क्या होगा? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने में हेल्प होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसका। सपोज XYZ लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो दो डिपार्टमेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट है। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। और सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है प्रोडक्शन मैनेजर। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है, समझ लेना आप। सेल्स डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है सेल्स मैनेजर। देखिए, हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वर्क को है ना बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है XYZ लिमिटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर ऑपरेट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर ऑपरेट करता है सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सेपरेट ऑपरेट होते हैं। तो इससे होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। इफ़िशियंसी बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। यही इस प्रिंसिपल में हमको देखे रखा है। बहुत आसान सा प्रिंसिपल है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला प्रिंसिपल हमें देखे रखा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर ये है क्या? बड़ी ध्यान से सुनिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सुपीरियर और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर ने एक आधा वर्क सब ऑर्डिनेट को कंप्लीट करने के लिए दिया, इफ़ सब ऑर्डिनेट किसी भी कारण से वो वर्क करने के लिए नाकाम हो गया, तो फिर वो वर्क नाकाम होने की जिम्मेदारी होगी सब ऑर्डिनेट की। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। तो फिर चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखे रखा है, इफ़ द मैनेजर is given the authority to complete the task within the second, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. Manager should have proper authority to take managerial decision in his own in respect to goal. तो फिर चलिए इसको है ना हम एक आधे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड, यहाँ पर है एक सुपीरियर, यहाँ पर है एक सब ऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर ने एक आधा वर्क सब ऑर्डिनेट को दिया है, अगर सब ऑर्डिनेट वो वर्क करने में नाकाम हो जाता है, तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सब ऑर्डिनेट की। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। इसलिए सुपीरियर ने प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थर्ड वाला प्रिंसिपल देके रखा है हमको, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन आपको
मालूम ही होगा, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस डिसिप्लिन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी होती है। डिसिप्लिन हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। यही इसमें सिर्फ देख रखा है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, discipline is the most important thing in the organization. Employee must obey and respect the rules that govern the organization. एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव दी गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने देखा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर लिखता हूँ फॉलो डिसिप्लिन। और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है DYZ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती। शुड नॉट फॉलो इफ़िशियंसी। तो फिर इससे होगा क्या, XYZ लिमिटेड है ना, ये डिसिप्लिन फॉलो करती है और DYZ के एम्प्लॉय डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती। तो फिर होगा कि XYZ लिमिटेड की इफ़िशियंसी बढ़ेंगी, DYZ लिमिटेड की इफ़िशियंसी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर लिखता हूँ इफ़िशियंसी डिक्रीजेस। यही इस प्रिंसिपल में देख के रखा है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया हो। फोर्थ वाला प्रिंसिपल देख के रखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है क्या, बड़ी ध्यान से सुनिए। ये बोलता है हर एम्प्लॉय ने और हर मेंबर ने सिर्फ ओनली वन सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। इफ़ अगर एक एम्प्लॉय बहुत सारे सुपीरियर के साथ ऑर्डर रिसीव करेगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हर एम्प्लॉय ने सिर्फ एक ही सुपीरियर के साथ ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। देखिए, अगर बहुत सारे एम्प्लॉई अगर बहुत सारे सुपीरियर से के साथ ऑर्डर रिसीव करेंगे तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किसका वर्क कंप्लीट करे। इसलिए ये ना हो, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए। चलिए इसको है ना डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट डायग्राम का देखेंगे पहले। राइट डायग्राम, ये है सबऑर्डिनेट्स और ये है सुपीरियर। ये तीनों है सुपीरियर। सॉरी, माफ़ करना, ये रॉन्ग डायग्राम है, सॉरी, रॉन्ग डायग्राम। अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये तीन है ना, ये सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है। ये सबऑर्डिनेट, ये तीन सुपीरियर के से ऑर्डर रिसीव करना है। तो फिर ये कन्फ्यूजन में आ रहा है कि ऑर्डर किसका रिसीव करूँ। इसलिए ये ना हो, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनली वन सुपीरियर होना चाहिए और हर मेंबर ने सिर्फ ओनली वन सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। अभी दूसरा देखेंगे, रॉन्ग डायग्राम वाला। एक मिनट, रॉन्ग डायग्राम, अभी नहीं, सॉरी माफ़ करना, राइट डायग्राम देखेंगे। अभी ये है सुपीरियर, ये है उसके सबऑर्डिनेट्स, तीन सबऑर्डिनेट्स है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट्स।
अभी देखो ये डायग्राम में हो कह रहा है, ये एक सुपीरियर है और एक सुपीरियर 3 एम्प्लॉय के साथ को ऑर्डर दे रही है और 3 एम्प्लॉय सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करनी है। यहाँ पर 2 सुपीरियर नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहे है, वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे, इसलिए इनकी क्या हो रही है, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो रही है। देखो इफ़िशियंसी इंक्रीजेस, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसलिए क्या होना चाहिए, हर एम्प्लॉई ने सिर्फ ओनली 1 सुपीरियर के साथ ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। आई होप आपको 4th वाला प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 5th वाला प्रिंसिपल देखे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये क्या बोलता है, हर एक एम्प्लॉय ने, हर एक सुपीरियर ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक ही गोल के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। मतलब एक ही गोल को उन्होंने अचीव करना चाहिए। यही ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है। यहाँ पे देखो देखे रखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 1 हेड होना चाहिए और ओनली 1 प्लान होना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द होल ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय 1 मैनेजर। यहाँ पे देखो होल ग्रुप के पास ओनली एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए और होल ग्रुप को गाइड सिर्फ ओनली 1 ही मैनेजर करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल में देखे रहेगा। चलो इसको है ना हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे राइट डायग्राम, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। राइट डायग्राम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड और ये डायरेक्ट कर रहा है, सपोज मिस्टर एक्स डायरेक्ट कर रहा है इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाता है पिज्ज़ा, सपोज कर लो। और इसके एम्प्लॉय ये सपोज मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स। तो फिर यहाँ पे क्या देखे रखा है, XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बनाता है, पिज़्ज़ा बनाता है। और इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, मिस्टर एक्स कर रहा है। और मिस्टर वाई भी यहाँ पर सुपीरियर है और मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स सबऑर्डिनेट है। देखिए मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स बी के अंडर में वर्क कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कर रहा है मिस्टर बी। तो फिर इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन करने का गोल होना अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी रॉन्ग डायग्राम से देखेंगे हम। रॉन्ग डायग्राम, रॉन्ग डायग्राम देखिए, 1 मिनट मिट गया लगता है। रॉन्ग डायग्राम, सपोज XYZ लिमिटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके डायरेक्ट कर रहा है मिस्टर वाई। इसके अंडर में 2 सुपीरियर वर्कर, 2 सबऑर्डिनेट वर्कर है, सॉरी, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड। ये इसके अंडर में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखे रखा है, देखो XYZ लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर एक्स उसको इसके सुपीरियर है, किसके, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, सपोज पेस्ट्री बनाता है, पेस्ट्री। इफ़ अगर ये ऑर्गेनाइजेशन और कुछ बनाएगा, सपोज ये बनाएगा पिज़्ज़ा, बर्गर, सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट्री भी बना रहा है, पिज़्ज़ा बना रहा है, बर्गर बना रहा है, तो फिर क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इतने इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक्स और जेड है और वाई, ये इतने लोग इतने
काम नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस होगा, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी डिक्रीज होगी। ये इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया। यहाँ पर 8 वाला प्रिंसिपल देखे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। जी हाँ, ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हर एक एम्प्लॉय को एक अप्रोप्रिएट सैलरी मिलनी चाहिए इन विच दे वेयर सेटिस्फाइड, उसमें वो है ना सेटिस्फाइड हो जाए, एज वेल एज रिटर्न देम फॉर अ लॉन्ग स्पैन, और उनको है ना लॉन्ग स्पैन के लिए का रिटर्न करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फेयर रेम्यूनरेशन से क्या होगा, वही ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। द द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एज पर देयर स्किल्स, एज पर देयर नॉलेज, मार्केट ट्रेंड। रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं का किसके हिसाब से होना चाहिए, एम्प्लॉय के स्किल की से रेम्यूनरेशन फिक्स करना चाहिए, उनके नॉलेज से फिक्स करना चाहिए, मतलब डिफरेंट ही देना है, लेकिन फिक्स कौन से ज़रिए से करना है, स्किल से इंक्रीज़ करना है, स्किल के ज़रिए से देना है, और मार्केट के ज़रिए से देना है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हर एक एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देना है जिनमें वो है ना सेटिस्फाइड हो जाए, और एम्प्लॉय को लॉन्ग तक ने का रिटेन करते जाना है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, उनकी ने का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। बस यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है, और कुछ नहीं। आप ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए 9th वाला प्रिंसिपल यहाँ पर देखे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज। ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज है क्या, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम के ज़रिए से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखियो डी है ना, उसको जी के पास मैसेज सेंड करना है, कुछ तो भी मैसेज है, तो फिर वो क्या होगा, डी क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, डी सी के पास सेंड करेगा, सी बी के साथ सेंड करेगा, बी जो है ए के साथ मैसेज सेंड करेगा, और ए ई के साथ सेंड करेगा, और ई एफ के साथ सेंड करेगा, और फिर बाद में मिलेगा जी को। ये बहुत ही लॉन्ग चेंज हो रही है, देख सकते हैं आप, देखो कितनी लॉन्ग चेंज है। ये ना हो, अगर ऐसा हो कि ने का डी है ना डायरेक्ट जी के साथ कांटेक्ट करे, डी डायरेक्ट जी के साथ कांटेक्ट करे, तो फिर क्या होगा, इतना सारने का टाइम है ना सेव हो जाएगा। बस यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। देखिए ना, आप ही बात सोचो, अगर डी इतनी लॉन्ग चेन करेगा जी के साथ मैसेज सेंड करने के लिए, तो फिर कितना सारा टाइम वेस्ट होगा, और ह्यूमन रिसोर्स भी तो वेस्ट हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए डी ने डायरेक्टली जी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। बस यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। चलिए लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे अभी। स्केलर चेंज मीन्स हियरची ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स लोअर लेवल से अपर लेवल के से कांटेक्ट करना चाहिए। दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। उनके साथ क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब वही डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। मतलब कैसे, डी ने सी, सी ने बी, बी ने ए, फिर बाद में होकर जी के साथ मैसेज सेंड होगा, ऐसा ना हो। इसलिए क्या करना चाहिए, डायरेक्ट डी ने जी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। पढ़ते आगे। This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame long chain, which is time consuming. For example, a general manager informed the decision to respective manager. Then the functional managers will pass it to superior. The superior will inform it to foreman, and so on accordingly. समझो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें अगर ने का 4-5 जन है, इफ़ अगर ने का सुपीरियर को मैसेज सेंड करना है किसी एम्प्लॉय को, तो फिर वो क्या करेगा, सुपीरियर दूसरे सुपीरियर को करेगा, दूसरा सुपीरियर करेगा सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट सेंड करेगा फिर बाद में। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो, फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्ग चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजंस, क्रॉस कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज गैंग प्लान। ऐसा ना हो, इसलिए डायरेक्ट क्या करना चाहिए, सुपीरियर ने डायरेक्ट है ना एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब इतनी लॉन्ग चेन दिख रही है आपको, ये इतनी लॉन्ग चेन इतनी नहीं करना, डायरेक्टली डी ने जी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए।
इसको क्या कहते हैं, गैंग प्लान। गैंग प्लान मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल डी ने डायरेक्टली जी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि इतनी लॉन्ग चेंज करके डी ने सी एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली जी तक इतनी लॉन्ग चेंज नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डी और जी ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, गैंग प्लान कहेंगे। क्या कहेंगे, गैंग प्लान। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसको डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल डायग्राम के ज़रिए से बता रहा हूँ आपको। मैं एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस इतना ही है। फॉर एग्जांपल TBD एक ऑर्गेनाइजेशन है, TBD लिमिटेड, और इसमें क्या है, अरे मिट गया है, छोड़ दो TBD को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक D है, B है, C है, E है, F है, G और A। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ खातिर। ये देखो D क्या कर रहा है, यहाँ पर B के साथ कांटेक्ट करेगा, और B किसके साथ करेगा, C के साथ। ऐसा कर करके फिर बाद में A के साथ कांटेक्ट होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, डी को डायरेक्टली कांटेक्ट करने चाहिए, किसके साथ, ए के साथ करना चाहिए। डी अगर ए से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, गैंग प्लान, गैंग प्लैंक। ओके, और अगर डी बी सी ऐसा ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्ट किसके साथ, ए के साथ, ऐसा लॉन्ग खेल के लॉन्ग बातें करके ए के साथ इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम, स्केलर चेन। समझ में आ रहा है। देखो डी और ए से ये बातें कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे का टाइम वेस्ट होगा। अगर हम डायरेक्ट ए से बातें करेंगे, डी बी और अकॉर्डिंगली ए से बातें होंगी, तो इसमें टाइम बहुत स्पेंड होगा, टाइम स्पेंड। ऐसा ना हो, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने गैंग प्लान को फॉलो करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल में देखे रखा है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिर्फ एक दो बार कंसेप्ट को रीड कीजिए, आपको आंसर ओन लैंग्वेज में लिखने में बहुत आसानी